क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है जी ग्रुप के फाउंडर जो साल 2015 में भारत के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। कुछ सालों पहले इनका एक बहुत ही पॉपुलर शो आता था जिसका नाम था द सुभाष चंद्रा शो, जिसमें ये कहते थे कि एथिक्स और नैतिकता के दम पर मिली हुई सफलता ही आपको असली खुशी दे सकती है। लेकिन शायद इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देना ये भूल गए थे, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो इसके पूरी तरह से विपरीत है। सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी वजह से 3 लाख बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान हुआ है और लाखों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। तो आज हम सुभाष चंद्रा गोयनका पर जो फ्रॉड के आरोप है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कितने स्मार्टली उन्होंने ये हरकतें की है। और इस पूरी चीज़ को समझना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सीख आपको फ्यूचर में काफ़ी सारे लॉसेस से बचा सकती है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 2013 से लेकर 2018 ये पीरियड जील यानी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इस बीच कंपनी की शेयर प्राइस 200 रुपये से 600 रुपये पर चली गई, यानी कंपाउंडेड सालाना 24% का रिटर्न। अब इतने अच्छे रिटर्न्स देखकर कई सारे इन्वेस्टर्स कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तभी कंपनी के जो सीईओ थे, उस टाइम कंपनी के सीईओ सुभाष चंद्र गोयनका के बेटे यानी पुनीत गोयनका थे, और इसी गोल्डन पीरियड में उन्हें 2014 में मिलता है इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2016 में बिजनेस टुडे ने उन्हें बेस्ट सीईओ अवार्ड से सम्मानित किया, और इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें 40 अंडर 40 हॉटेस्ट बिजनेस लीडर का अवार्ड दिया। यानी कि एक तरफ कंपनी की स्ट्रांग ग्रोथ हो रही है, वहीं पर कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी सारी जगह पॉजिटिव चर्चाएं हो रही है, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी सारे लोग इस स्टॉक को खरीदने लगे। लेकिन फिर 2019 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई, लोगों के पैसे डूब गए। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सुभाष चंद्र गोयनका का जन्म एक साधारण फैमिली में हुआ। शुरुआत में इन्होंने चावल की ट्रेडिंग की, और उसके बाद इन्होंने एक पैकेजिंग का बिजनेस शुरू किया जिसका नाम इन्होंने रखा एसएल पैकेजिंग। बाद में जब ये यूएस गए थे तो वहाँ पर डिज्नीलैंड से इंस्पायर होकर इन्होंने इंडिया में अम्यूज़मेंट पार्क लाने की आइडिया लाई, और उसे एग्जीक्यूट भी किया, और इस तरह इंडिया को मिला अपना पहला अम्यूज़मेंट पार्क जिसका नाम था एसएल वर्ल्ड, जो कि मुंबई में शुरू हुआ था। इन दो बिजनेसेस के बाद इन्होंने एंट्री की सैटेलाइट टीवी में। 1980s में सैटेलाइट टीवी की काफ़ी चर्चाएं थी। एक नई टेक्नोलॉजी के तौर पर ये इंडिया में उभर रही थी, और सुभाष चंद्र गोयनका ने डिसाइड किया कि वो इसमें जाना चाहते हैं। और इसी तरह 2 अक्टूबर 1992 को इन्होंने अपना पहला चैनल लॉन्च किया, जी टीवी, और वहीं से उन्होंने डेली सोप्स और रियलिटी शोज़ को पॉपुलराइज करना शुरू किया, और उस चैनल को बहुत ही सक्सेसफुली चलाया। बाद में उन्होंने अपने और चैनल्स भी शुरू किए जैसे कि जी सिनेमा, जी बिजनेस वगैरह, और उन सबको बहुत अच्छे तरीके से चलाया। ये सारे जो टीवी चैनल्स आते हैं ये झील के अंडर ही आते हैं। और फिर 2013 से 2018 तो इनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड था। लेकिन 2019 में जो हुआ उसके बारे में इन्वेस्टर्स ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। 2019 में कंपनी के दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सुनील कुमार और निहारिका वोरा ने अचानक से अपना रिजाइन डाल दिया। अब देखिए, अगर अचानक से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करते हैं तो थोड़ा बहुत डाउट तो आता ही है, लेकिन जब उन्होंने जो रिजाइन डाला है उसका रीज़न पढ़ा गया जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा था, वो देखकर सबके होश उड़ गए। मेरा तो मानना है कि अगर वो रिज़ाइन नहीं डालते और रेजिग्नेशन लेटर में अपना रीज़न ना लिखते तो शायद ये चीज़ बाहर ही नहीं आ पाती। उस लेटर में ये लिखा गया था कि कंपनी के प्रोमोटर्स यानी सुभाष चंद्र गोयनका और उनके बेटे पुनीत गोयनका ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल किया है। और फिर इसके बाद शुरू हुई सेबी की इंक्वायरी, ये चेक करने के लिए कि ये जो आरोप लगाए हैं ये कहाँ तक सही है। और जब सेबी ने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो सामने आया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका पैसा डाइवर्ट करने का, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, सुभाष चंद्र गोयनका की एक कंपनी है जिल, जो कि पब्लिक कंपनी है, और इसके अलावा इनकी लगभग 7 कंपनीज हैं जो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट कंपनीज है। अब पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के साथ साथ कंपनी के जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, आम इन्वेस्टर्स आप जैसे मेरे जैसे, उनके पास भी होती है। तो यानी कि अगर आपको कोई बड़ी डिसीजन लेनी है तो आपको बोर्ड से अप्रूवल लेना होता है, क्योंकि आम आदमी भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है, मान लीजिए कि वहाँ पर सारी शेयर होल्डिंग आपकी है, तो फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिसीजन ले सकते हो। अब देखिए, सेबी रिपोर्ट के अनुसार सुभाष चंद्र गोयनका ने ये सारी चीज़ें कैसे की, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है। इसे हम 3D की मदद से आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र गोयनका की एक कंपनी है जिल, जो कि पब्लिक कंपनी है, यानी वहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर्स भी हैं। अगर आपको कोई बड़ी डिसीजन लेनी है जिल में तो आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। लेकिन उसके साथ सुभाष चंद्र गोयनका की और भी लगभग 7 कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें पब्लिक की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, और लगभग ज़्यादातर शेयर होल्डिंग उन्हीं की है। तो उन 7 कंपनीज में से एक कंपनी है एसएल ग्रीन मोबिलिटी। अब एसएल ग्रीन मोबिलिटी को चाहिए था लोन, कितने का? 200 करोड़ रुपए का,
और उसके लिए वो चले गए यस बैंक के पास। मतलब थोड़ी पहले की बात है। यस बैंक ने कहा कि इसके बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र गोयनका ने कहा कि ये देखिए, झील जो कि हमारी पब्लिक कंपनी है, उसकी 200 करोड़ की एफडी आपके पास है, तो उसे आप इसके अगेंस्ट में गिरवी रख लीजिए। तो अगर एसएल ग्रीन मोबिलिटी लोन डिफ़ॉल्ट करती है तो उस केस में उस एफडी के पैसे आप ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि झील एक पब्लिक कंपनी है, उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है। और जो बाकी 6-7 कंपनीज है सुभाष गोयनका की, इंक्लूडिंग एसएल ग्रीन मोबिलिटी, ये उनकी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो देखिए, प्राइवेट कंपनीज में तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है नहीं, तो वहाँ पर अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो वो किसका होगा? वो सिर्फ सुभाष चंद्र गोयनका का होगा। लेकिन झील में अगर प्रॉफिट होगा तो वो सुभाष चंद्र गोयनका का भी होगा और पब्लिक का भी होगा। तो देखिए, अब ये जो 7 कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है सुभाष चंद्र गोयनका की, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उनका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर एसएल ग्रीन मोबिलिटी में क्या है कि प्रॉफिट होगा तो किसका? सुभाष चंद्र गोयनका का। लॉस होगा तो किसका? झील के इन्वेस्टर्स का। तो सेबी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया। और उसके बाद हुआ ये कि एसएल ग्रीन मोबिलिटी ने किया डिफॉल्ट। 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स, 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज और कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब आप कहेंगे कि इन सबसे अपडेटेड रहना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब नहीं। और ये है इसका सोल्यूशन, कन्वे ऐप। कन्वे ऐप एक शॉर्ट बिजनेस और फाइनेंस न्यूज़ ऐप है, जहाँ पर आपको सारे फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते हैं शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में। इस ऐप के 3 मेन फीचर्स हैं। अब आपको फाइनेंस से अपडेट रहने के लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अपडेट पढ़ सकते हैं सिर्फ 11 सेकंड्स में। दूसरा है, ये ऐप हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। और तीसरा, लाइट स्पीड अपडेट्स। वहाँ फाइनेंस की दुनिया में कुछ हुआ और यहाँ कन्वे ऐप पर उसका अपडेट मिल गया। दिस ऐप विल हेल्प यू टू स्टे अहेड इन द गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो तुरंत कन्वे ऐप इंस्टॉल कीजिए और स्वाइप कीजिए, क्योंकि कुछ स्वाइप्स नॉलेजेबल होते हैं। डिफ़ॉल्ट करने के बाद इन्होंने तो बोला था कि आपको झील से लोन लेना है, तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद तो इन्होंने बोला था कि झील की एफडी आप ले लो। तो यस बैंक ने झील की एफडी 200 करोड़ की ले ली। अब इसके बाद आक्रोश बढ़ने लगा कि हमारे पैसे ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए गए और उसका झील के पब्लिक शेयर होल्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी। आप देखिए, इसके बाद ना कहानी में एकदम ट्विस्ट आ जाता है। अब आप मुझे बताइए कि सेबी जब आप सुभाष चंद्र गोयनका को कह रही है कि ये जो 200 करोड़ आपकी कंपनी ने लिए हैं एसएल ग्रीन मोबिलिटी ने झील से, वो वापस कर दीजिए, तो उसके बाद सुभाष चंद्र गोयनका ने क्या किया होगा? इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि झील से लगभग 8.5 करोड़ रुपए लिविंग एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस कंपनी को ट्रांसफर किए और 9 करोड़ रुपए एसएल बिजनेस एक्सेलेंस को ट्रांसफर किए। वहां से ये पैसा घुमा फिराकर स्पिरिट इंफ्रा को ट्रांसफर किया गया, यानी कुल मिलाकर होता है ये 17 करोड़। फिर ये 17 करोड़ स्पिरिट इंफ्रा ने पैन इंडिया इंफ्रा को ट्रांसफर किए। उन्होंने फिर ये पैसा कहाँ पर लाया? एसएल ग्रीन मोबिलिटी को। ये पैसा झील को दे दिया। यानी यहाँ पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, एसएल ग्रीन मोबिलिटी अपना पैसा रिटर्न कर रही है, लेकिन ये पैसा एक्चुअल में शुरुआत में आया कहाँ से? या आया झील से ही और वापस गया भी झील के पास, यानी उन्हीं का पैसा उन्हीं के पास चला गया। और ये दिखाया कि एसएल ग्रीन मोबिलिटी अपना पैसा चुका रही है। इस तरह से ये दिखाया गया कि चलिए, एसएल ग्रीन मोबिलिटी झील को उनके पैसे वापस कर रही है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से इन्होंने घुमा फिराकर 143 करोड़ रुपए झील से ही निकाल कर एसएल ग्रीन मोबिलिटी के जरिए वापस झील को ही दे दिए। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सेबी ने ये सारी चीज़ें डिटेल में देखी, बैंक स्टेटमेंट और बाकी चीज़ें, और उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई। देखिए, बात सिर्फ झील तक लिमिटेड नहीं है। झील के सीईओ पुनीत गोयनका पर सेबी की और एक इंक्वायरी चल रही है, जिस पर उन पर आरोप है कि उनकी एक कंपनी शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने 400 करोड़ का लोन लिया और फिर इस लोन अमाउंट को घुमा फिरा के जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब कंपनी का मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ों में बिजी हो तो कंपनी की परफॉर्मेंस क्या ही होगी। पिछले 5 सालों में कंपनी की कंपाउंडेड सालाना सेल्स ग्रोथ सिर्फ 4% की है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना निगेटिव 44%। तो जब इस तरह के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और सेबी की रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद लोगों को पता चला कि अब काफ़ी देरी हो चुकी है और तब तक उन्हें काफ़ी लॉस हो चुका था। तो इस पूरी केस से इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि देखिए, कई सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर सिर्फ इसलिए झील में इन्वेस्ट किया था क्योंकि झील का सोनी के साथ मर्जर होने वाला था। देखिए, 1-2 साल पहले यही चीज़ फ्यूचर रिटेल के इन्वेस्टर्स ने की थी। तब चर्चाएं चल रही थी कि रिलायंस शायद फ्यूचर रिटेल को अक्वायर कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फ्यूचर रिटेल के इन्वेस्टर्स को बहुत भारी नुकसान हुआ। देखिए, जो मर्जर और बाकी चीज़ें होती है, बस इनके भरोसे पर अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो एक गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा, क्योंकि वो होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। अब देखिए, सोनी और झील की डील ही सालों से चलती आ रही है, लेकिन अब तक उनका मर्जर नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने इस भरोसे कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनके हाथ तो जल गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी अच्छी क्यों ना हो, उनके प्रोडक्ट्स भी कितने अच्छे क्यों ना हो, अगर कंपनी का मैनेजमेंट ढंग का नहीं है
तो 99% केसेस में आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है टीवी इंडस्ट्री की, तो ऑलरेडी सनसेट इंडस्ट्री है, ऑलरेडी उसका डाउनफॉल धीरे धीरे चल ही रहा है। अनलेस एंड अनटिल वो कुछ बहुत ही अलग नहीं करते, उनको यहाँ पर ग्रोथ दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम सभी को पता है कि टीवी की ऑडियंस यूट्यूब पर जा रही है, ओटीटी पर जा रही है। तो ओटीटी पर तो ZEE5 ने एंट्री कर ली है, लेकिन फिर भी आप ही देखिए ना, जितने लोग पहले टीवी देखते थे उतने आज नहीं देखते हैं। तो अगर डिजिटल स्पेस में जी कुछ बड़ा करता है तो ही यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैनेजमेंट में ही गड़बड़ है तो फिर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी उस कंपनी से नहीं रखने चाहिए। और यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि 2019 में इन चीज़ों का बाहर आना शुरू हुआ, फिर भी लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट करना जारी रखा, ये सोचकर कि मर्जर हो जाएगा, मैनेजमेंट का साइड में रखते इशू, मर्जर हो जाएगा तो अपना पैसा बन जाएगा। और ये लोगों की बहुत बड़ी गलती रही। तो बेसिक चीज़ों पर फोकस कीजिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। और आगे चल के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में अचानक से रिज़ाइन करते हैं या फिर ऑडिटर रिज़ाइन करता है, तो उस पर अपना एनालिसिस बढ़ाओ और उस चीज़ को, रीज़न को समझने की कोशिश करो। वहाँ पर कुछ डाउटफुल लगता है तो वहीं पर आप एग्जिट ले लो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।